अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शहर बानो नकवी साहिबा का इंटरव्यू आज से कुछ दिन पहले, दो दिन पहले जो है ना, ये मंसूर अली खान साहब ने किया था। तो मैंने नहीं देखा था। आई डोंट नो कि मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता है मंसूर साहब के प्रोग्राम्स देखने में। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि आज कुछ क्लिप्स जो है ना सर्कुलेट कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर। तो बड़े इंटरेस्टिंग क्लिप्स थे, तो वो मैंने छोटे छोटे ज़रा चंक्स जो है ना वो मैंने आप लोगों के लिए जमा करके रखे हैं, ताकि मैं थोड़ा सा उसके ऊपर अपना ओपिनियन देना चाह रहा था। सबसे पहले शहरबानो नकवी साहिबा कहती हैं कि मई 9 को उन्होंने अस्करी इदारों की जो बिल्डिंग्स हैं उनको जलते हुए देखा और किस तरह उन्होंने पाकिस्तान को उस दिन बचाया। लेकिन अच्छा, तो यानी कि अगर ये सब कुछ हुआ है, यानी कि तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगाया जाता है, और तो लेकिन अभी तक हमें कोई प्रूफ क्यों नहीं दिया गया है कि जी मई 9 जो है वाकई ही पीटीआई ने किया है? क्योंकि देखे ना, ये बात तो सबको पता है ना कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि 200 केसेस कर दिए हैं ना। इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? 200 केसेस कर दिए एक बंदे के ऊपर, उसको नीचे, उसको 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 ब्लैकमेल करने के लिए, उसको नीचे गिराने के लिए किसी तरीके से। तो ये वाला मे 9 वाला तो सबसे बेहतरीन उनके पास, उनको कोई और केस करने की जरूरत ही नहीं होनी थी। वो मे 9 का इंसिडेंट पकड़ते, उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाते और पूरी कौम के सामने लाके कर देते, देखें जी ये इमरान खान जो है ना ये दहशतगर्द है, ये देखें इसने क्या किया है आपके अस्करी इदारों के साथ, और सब लोगों ने, मामला ही खत्म हो जाना था इमरान खान का। लेकिन अभी तक हमारे पास जो भी प्रूफ आए हैं ना, वो तहरीके इंसाफ वालों की तरफ से आए हैं। यानी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की क्लिप्स आपने देखे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, यानी कि वो लोगों को बार बार कह रही है कि आपने पीसफुल रहना है, आपने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी है, और पुश कर रहे, इसी तरीके से और भी कुछ लीडरान के उनके क्लिप्स नजर आए हैं। और उसके बाद फिर आपको कुछ ऐसे भी क्लिप्स नजर आएंगे जिसमें कुछ नामालूम सस्पिशियस किस्म के लोग जो है ना वो भी लोगों को पुश कर रहे हैं कि जी आप इन बिल्डिंग्स के अंदर जाएं, और किसी को नहीं पता। देखें ना, अगर वहां पर ये उस इलाके में हुआ है जहां पर एक्सट्रीम सिक्योरिटी होती है, हर जगह पे कैमरेज लगे हुए होते हैं, ठीक है। सिंपली आपने वो कैमरास की फुटेजेस आवाम के सामने ला के रख दें कि ये देखें जी, ये वाला स्पेसिफिक बंदा था जिसने इस जगह को आग लगाई जी। और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी सस्पिशियस बात है वो ये है कि आपको पता होगा लाहौर कैंट का एरिया, सब हम लोग सब वहां पे गए हुए हैं। यानी कि आपने जब कैंट में एंटर होना होता है तो आपकी प्रॉपर, यानी कि आपकी गाड़ी स्कैन होती है और सारा कुछ होता है, आपको उसके बगैर आप वहां पे चिड़िया भी जो है ना पर नहीं हिला सकती है। उस दिन सारी सिक्योरिटी को वहां से रिमूव कर दिया गया ताकि लोग वहां पे इजीली अस्करी बिल्डिंग्स की तरफ बढ़ सकें। अब आप मुझे बताएं, ये बात कोई सेंस बनाती है? ठीक है, तो ये सारी जो चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, ये ये जो मे 9 वाला इंसिडेंट है इसको सस्पिशियस बना देती हैं। लोग कहते हैं कि ये जो इंसिडेंट है इसको स्टेज किया गया है ताकि इमरान खान को फंसाया जाए। अगर आप उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएंगे, लोगों के सामने प्रूफ नहीं रखेंगे, लोगों ने तो यही सोचना है ना, फिर आप और उनको क्या प्रूफ दे रहे हैं? फिर उसके बाद मे 9 के ऊपर उनका काफी पुश था। कहती हैं लोगों ने, अगर मुझे एक स्पेसिफिक की बात कर रही थी, कहती हैं कि अगर मुझे लोगों ने कुछ उनके ऑफिसर्स ने ना बचाया होता तो लोगों ने उनका सर फाड़ देना था। फेंका है, डाला नहीं। हमें उसे फेंकना पड़ा है। हाँ, मतलब बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी फेंका गया था नाइन्थ में। अगर मेरा ऑपरेटर मुझे नाइन्थ में ना फेंकता गाड़ी में तो मेरा सर फटा होना था, क्या कोई चीज आया। मैंने भी आना नाइन्थ। तो उसके बाद फिर कहती हैं लोग लोग जानवर बन जाते हैं, इनको पॉलिटिकल ट्रिगर, दिमाग में रखिएगा वर्ड पॉलिटिकल ट्रिगर, या फिर रिलीजियस ट्रिगर इनको दिया जाता है। यानी कि ये जो है ना 80% पाकिस्तानी अवाम है ना, जो कि इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी हुई, उनको ये खातून जानवर कह रही है। पीपल कन्वर्ट इनटू एनिमल्स when you give them a trigger which is either religious in nature or political in nature or social in nature, especially in a society which has low employment rate। आपकी यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस हैं आपकी लाइफ के अंदर और सोसाइटी के अंदर। These are policy making decisions। कहती है कि मैं तो सोशल मीडिया देखती ही नहीं हूँ। वो जब उनको बताते हैं ना कि तहरीक इंसाफ के लोग जो है ना आपके बहुत ज्यादा खिलाफ हैं,
कहते हैं अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो मुझे आपने बताया। जब कोई इस तरह की बात करता है, अब आप मुझे बताएं, जब लाखों लोग आपके बारे में बात कर रहे हों और आपको, आप चाहे सोशल मीडिया ना भी देखती हो तो आपके पास बात पहुंच जाती है ना, तो इनका झूठ जो है ना, ये यहीं से पकड़ा गया है। ठीक है। आपने वो तैयबा राजा साहिबा का इंटरव्यू देखा होगा, उसमें वो कहती हैं कि ये इन्होंने मुझे और सनम जावेद को उठाया है, उठा के फिर किसी से इंस्ट्रक्शंस ले रही थी ये। अब इंस्ट्रक्शंस किससे ले रही थी? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सनम जावेद को रिमूव इसलिए किया गया ताकि वो मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन कंटेस्ट ना कर सके। उन्होंने नहीं भी किया, फिर भी उनको जितवाना पड़ा मरियम नवाज साहिबा को। अच्छा जी, फिर एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप जो है ना सर्कुलेट कर रहा है। यानी कि इनके मुताबिक, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के मुताबिक, जो इस वक्त पीटीआई की सैकड़ों खवातीन को, जिनको जिनको जेलों में बंद करके रखा हुआ है, उनसे मरियम नवाज के साथ जो सलूक किया गया था ना, उसका बदला लिया जा रहा है। यानी कि मुझे तो इसका यही कंक्लूजन मिला है। यानी कि वो इसके मालिक साहब जो है ना, उनसे पूछते हैं कि यार आपने, अगर आपने चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है तो ये जिन खवातीन को, बेगुनाह खवातीन को आपने बंद किया हुआ है, कम से कम उनको तो छोड़ें। आगे से कहते हैं नहीं नहीं, तुम, मरियम नवाज के साथ बहुत जुल्म हुआ था। ये जरा क्लिप देखिएगा। इतना इतना आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, आप हर वक्त आप सुलह भी चाहते हैं, आपके दिल भी बिल्कुल साफ है, सब कुछ है, जेस्चर कर देते वजीर आजम। जितनी ख्वातीन बंद हैं उनको बेल होने देते, वो कहीं जा तो नहीं रहे, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, ख्वातीन को 8-8 महीने से रखा हुआ ना करें ना, मेरी बात सुने, इतने तो ना अच्छे बने। मेरी बात सुने, मैं मरियम नवाज को जिस हालात में वहां पे रखा गया, वो मोटी मलमल के दुपट्टे जो है पानी में भिगो भिगो के अपने सर पे रखती थी, इतनी गर्मी थी वहां पे, तपश थी जिन सेलों में उसको रखा गया। ओके, मेरा मतलब है कि उस वक्त जो है ना आपने प्रोग्राम किया, ना आपके किसी और किसने कहा है? उन्होंने तो ये भी कहा मैंने पतीले से कपड़े इस्त्री किए थे। खैर वो बातें छोड़े, छोड़े, तो उसका क्या मतलब है? अगर मरियम नवाज को दुपट्टा, नहीं आप ये कह रहे हैं क्योंकि मरियम नवाज को दुपट्टा सर पे रखना पड़ा, हम उनका लेते हैं, हम तो कहते थे जाती है। आप ये कह रहे हैं कि बिकॉज मरियम नवाज ने दुपट्टा रखा सर पे, अब बाकी 600 लोग भी दुपट्टे रखेंगे। ये केसेस में बरी होंगे जो 8-8 महीने से अंदर हैं, उसमें ख्वातीन भी हैं, सब कुछ है। अगर इन केसेस में जो लोग बरी होंगे तो उनको आप क्या कॉम्पनसेशन? मरियम नवाज खातून नहीं है, वो तो कॉम्पनसेट होगी ना, सीएम बन गई नहीं, और सीएम इज नो कॉम्पनसेशन। जो आपका क्या होगा, जो जेल में जो आपका वक्त गुजरता है, देखे मैं तो जेल में, इनका मुझे बता दें, जो ये जेल में है, अगर ये इनमें से कोई बरी होंगे तो क्या आपकी गवर्नमेंट, ये हमारे सिस्टम में ये है कि लोग जब बरी होते हैं उनको कोई कॉम्पनसेशन जो है उस पीरियड की तो नहीं मिलती। फिर ख्वाजा साहब आगे चल के कहते हैं, मालिक साहब कहते हैं कि भाई आप सिर्फ कसम दे दें कि आप ये इलेक्शन जीते हैं। आगे से जवाब उनका पता क्या था? वो यानी कि वो भी मानते नहीं है ओपनली, वो ये नहीं कहते हैं कि मैं इलेक्शन जीता हूँ। आपने एक दफा भी नहीं सुना होगा कि वो कहते हैं मैं इलेक्शन जीता हूँ। वो कहते हैं कि वो ऐसा करें, फिर हम वो 2018 की जो है ना कसम दे दें, फिर मैं भी इस इलेक्शन की कसम दे दूंगा। उस दिन उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये कसम खा के कहें कि ये लेजिटिमेटली जीते हुए लोग हैं, वो 2018 की कसम दे दें। तो आप लोग इस बारी की कसम क्यों नहीं दे रहे? नहीं, मैं 2018 की कसम दे देना, वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया था। अब मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही है कि हुकूमत चलेगी किस तरह, क्योंकि ये जो है ना, इनको डिक्टेटरशिप लागू करनी पड़ेगी, उसकी उसकी उसके अलावा और इनके पास कोई चारा नहीं है। यानी कि जो जो हरकतें करना इन्होंने, अभी 2 दिन हुए हैं, जो हरकतें इन्होंने करना स्टार्ट कर दी है ना, डिक्टेटर भी इनको देख के शर्मा जाएगा। अब कोई भी तकरीर करने लगता है, जैसे आज ये मैंगल साहब ने, अख्तर मैंगल साहब ने तकरीर की, इनकी 47 सेकंड गुजरे हैं और इन्होंने कुछ बोलना स्टार्ट किया तो इनको उठा के इन्होंने फारिग कर दिए। उसके बाद फिर 28 सेकंड के बाद जो है अचकजई साहब को भी इन्होंने रिमूव कर दिया। और ये जो इलेक्शन के नताइज निकले हैं केपी से या दूसरों इलाकों में से, ये मैं नहीं समझता किसी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी कारकर्दगी है। ये वो नफरत है जो रियासती इदारों के खिलाफ लोगों ने मोहरे लगा लगा के अपने नफरत का इजहार किया है। ये हमें लोगों ने वोट नहीं दिए, ये उन खुफिया इदारों जिनका काम दुश्मन ममालिक के खिलाफ जो है साजिशें करना जरूरी था। लेकिन बदकिस्मती ये
कि हमारे अपने रियासती खुफिया इदारे, इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, थोड़ी सी जनाब स्पीकर, न मैंने जज्बाती तकरीरें करनी है, न मैंने खुदा न खास्ता किसी को बेइज्जत करना है। हम रिवायत वाले लोग हैं। जनाब स्पीकर, दिस इज माय 5th टर्म, ये मेरा 5वीं। असेंबली की मीडिया लॉबी है और ये देखिए, ये प्रेस गैलरी का दरवाजा खुला है जहां से आपको नजर आ रहा होगा कि इस वक्त कौमी असेंबली की ऐवान की कार्रवाई जारी है। इस एक तरफ कार्रवाई जारी है और दूसरी तरफ ये देखें ब्लैक आउट कर दिया गया। ये जो आपको सामने नीली स्क्रीन नजर आ रही है, ये टीवी है, इंटरनल सिस्टम है जिसपे ऑडियो और वीडियो आती है, लेकिन ये नए स्पीकर साहब के अहकामात हैं कि इसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं दिखाना। तो ये अयाज सादिक साहब ने आते ही एक ड्रैकोनियल ऑर्डर जो पहला पास किया है वो ये किया है कि अपोजिशन की आवाज दबाने की कोशिश की है और ये जो इंटरनल सिस्टम है ऑडियो वीडियो इसकी बंद करा दी है। और ये काबिल मुजम्मत है। ये कम से कम पार्लियामेंट के अंदर तो इनको बात करने की इजाजत होनी चाहिए और हमें दिखाना चाहिए कि हम रिपोर्ट कर सकें इसको। तो हम इसकी भरपूर मुजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि वजीर आजम इस मामले पे एक्शन लें और इस अपोजिशन के लोगों की आवाज जो है उसको कम से कम सहाफियों तक तो आने दिया। उसके बाद ये इन्होंने बड़ा, जावेद हाशमी साहब ने बड़ा वैलिड सवाल पूछा है कि अचकजई साहब ने कोर कमांडर्स के ऊपर, फौजियों के ऊपर इल्जाम लगाया है कि तुम्हारी ये जो सीटें हैं ना, क्योंकि इन्होंने ऑब्वियसली पहले ही इलेक्शन तो पूरा फिक्स था, तो अब उन्होंने सीटें बांटनी थी, तो इनके पास अपॉर्चुनिटी थी पैसे कमाने के लिए, ठीक है। अब अचकजई साहब का इल्जाम लगा है, उस इल्जाम की इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय इन्होंने जिसने इल्जाम लगाया ना उसके घर के ऊपर छापे पड़वा रहे हैं। आया है और वो सीटें बेची गई हैं और कोर कमांडर से लेकर नीचे तक लोग उन्होंने ये किया है। तो अब उसकी या तो तहकीक करा रहे, कोई ट्रिब्यूनल बना लें, उसकी बजाय उन्होंने कहा इसलिए ये बात की क्यों है। वो अगर इस मुल्क का प्रेसिडेंशियल इस वक्त वो कैंडिडेट भी बना बैठा है तो हमारे सामने उसकी हैसियत क्या है। अब जहाँ अब महमूद खां की कोई हैसियत ना हो, वहाँ मैं जावेद हाशमी कहूँ कि मेरी बड़ी हैसियत है, मुझे तो अपनी हैसियत का समझ फौरन आ जाती है। लेकिन एक दिल है कि वो कहता है कि इस मुल्क को हमने बचाना है, यहाँ जमहूरियत लेके आनी है, हम उस जमहूरियत के लिए पिस जाएंगे, पाँव के नीचे पिस जाएंगे, हमारा नाम कोई लेगा भी नहीं। लेकिन एट द मोमेंट हम अपनी बात को खामोशी से बर्दाश्त करें, मुल्क के अंदर जमहूरियत के साथ खिलवाड़ हो रहा हो और हम कहें ठीक है भाई ये जमहूरियत के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये पाकिस्तान के वजूद के साथ खिलवाड़ है। और अगर हमारे अपने लोग ये करना शुरू कर दें, हमारी एस्टेब्लिशमेंट अपने मुल्क के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दे, तो इसका नतीजा मुल्क और कौम के लिए सही नहीं होगा और ना ही हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये बेहतरी आएगी। ये बदतरी की तरफ हम जाएंगे और अल्टीमेट नुकसान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को। और फिर उसके बाद मरवत साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्हें आर्मी ने लॉन्च किया है और उनको जो है ना इमरान खान के मुतबादिल बनाकर पेश किया जा रहा है और इस तरह की बातें हो रही हैं। तो इस हवाले से ईसा नकवी साहब ने इनसे सवाल किया है, तो ये इनका जवाब सुनिएगा। जो आपके हवाले से बात उन्होंने की और ये सारा मामला चल रहा है कि आप गालिबन को मुतबादिल हैं इमरान खान का और मुतबादिल तैयार हो रहा है, मुझ पे मुतबादिल का इल्जाम। आप मुतबादिल हैं, कौन है इमरान खान का मुतबादिल? मैं आपको आसान सा जवाब दे देता हूं ना। खान का मुतबादिल हमारी जनरेशन में कोई नहीं हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो ये बात कर रहे हैं कि ये दूर की कोड़ी लाना, इसी को कहते हैं कि आपको और कुछ न मिले। जब आप देख रहे हैं कि एक शख्स कामयाब हो रहा है या वो कबूलियत पा रहा है वर्कर्स में, या वो सऊबतें उठा के मकबूलियत पा रहा है, और आगे से मैं ये बता भी दूँ ना, क्योंकि इन लोगों के मेरे खिलाफ कैंपेन से पहले मेरे साथ राब्ते थे। अच्छा, ये मुझे व्हाट्सएप किया करते थे, मुझे मालूम है कि पीटीआई में इनकी किन किन से राब्ते हैं। और
मैं बताऊंगा किसी दिन उनके भी नाम कि ये किन के बलबोते पे आजकल वो मेरा नाम आ गया कि जी अपोजिशन लीडर के लिए, तो कुछ लोगों को शायद ये नागवार गुजरा तो इन लोंडे लपाड़ों की खिदमत हासिल कर ली। अच्छा जी, फिर एक और ये सर्कुलेट कर रहा था आज ये क्लिप असद तूर साहब का। इस क्लिप के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक स्पेसिफिक क्लिप है जिसकी वजह से उनको गायब किया गया। उस रात जब नून लीग हार रही थी, पहली रात जुमेरात को और जुमे की रात को, तो रात फौरी तौर पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तमाम इलाकों में आरओज को रिजल्ट देने से रोक दिया गया। लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो अपने अपने रिजल्ट्स मुकम्मल कर चुके थे और वो फॉर्म 45 दे चुके थे कैंडिडेट्स को। तब ये एक मुश्किल पेश आ गई कि अब क्या करें। अब वो कैंडिडेट्स तो फॉर्म 45 को टोटल करेंगे और कहेंगे कि जो फॉर्म 47 पे मुकम्मल रिजल्ट है वो रिजल्ट से मैच ही नहीं करता, ये वोट काउंट और वो तो 2 नंबर रिजल्ट है। लेकिन उसके बाद फैसला किया गया कि जैसे तैसे ये अब किया जाएगा। उसके बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनको कहा गया कि वो रिजल्ट के फॉर्म 45 लेकर पहुंचे आरओ के ऑफिस, और उस दौरान जब वो आरओ के ऑफिस पहुंच गए तो उनको घंटों इंतजार करवाया गया। आरओ ने उनसे रिजल्ट नहीं लिया। जो हमारे आईएसआई और एमआई के दोस्त हैं वो फिर इन आरओ के दफातर पहुंचना शुरू हो गए और इन आरओज के दफातर में फिर मिनिमम 4 लोग आईएसआई के बैठे होते थे, वरना कई जगहों पर 10 से 14 आईएसआई के ऑफिसर्स ने टेक ओवर किया आरओ का ऑफिस। ठीक है, और इस सब में जो कहानी शुरू हुई फिर वो ये थी कि ये तमाम ऑफिसर्स ब्लैंक यानी कि खाली फॉर्म 45 लेके आरओ के दफ्तर में बैठे हुए थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बुलाया गया, उनके फॉर्म 45 लिए गए जिन पर उन्होंने वोट काउंट दिया हुआ था और वो अपनी जेब में डाले गए, अपने एनवेलप्स में डाले गए, और उसके बाद जो खुद ब्लैंक ये लोग लेके बैठे हुए थे फॉर्म 45 उनको फिल किया गया। उसमें नए वोट खुद से ऐड किए गए कि इस पोलिंग स्टेशन का इतना रिजल्ट कर दो, इसका इतना कर दो, इतना कर दो, और फिर वो ग्रैंड टोटल बनाया गया। और उसमें फिर जो उम्मीदवार जीत रहे थे जिनको हराने के लिए ये लोग पहुंचे थे उनको फिर उनके वोट कम किए गए। ये डर पड़ गया कि अगर ये वोट रीकाउंट में चले गए या स्क्रूटनी अदालत ने की, ऑडिट करवाया, तो वो वोट तो उन जमातों के इतने हैं ही नहीं जिनको सीटें दिलवाई गई हैं। तो कल रात जिस उम्मीदवार को जितवाया गया था उसको ऑर्डर दिया गया, उन्होंने अपने अपने लोग भिजवाए जो जाके बैठे अपने अपने हलके में मखसूस जगहों पर। वहां पर उनको बैलेट पेपर्स दिए गए, उन्हें कहा गया कि आपके इतने वोट शो किए हैं, असल में आपका वोट ये है। ठीक है, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के उनके पास मौजूद थे असल वाले भी फॉर्म 45, तो उनको कहा गया असल फॉर्म 45 के मुताबिक आपके वोट इतने हैं, आपने जो हमने फॉर्म 45 बनाया था उसमें आपको वोट दिए हमने इतने, तो अब जो इतने वोट का गैप है ये आप अभी फिल करें। तो उनसे वहां पर ठप्पे लगवा के वोट ऐड करवाए गए, उन्होंने उसी वक्त ठप्पे लगाए और फिर वो ठप्पों वाले वोट भी उन बैग्स में ऐड किए गए। ये कल पूरी रात ये प्रोसेस जारी रहा। यार ये वाला क्लिप जो है ना देखने वाला है। अब आप ये देखें, ये क्लिप देखें, ये इसमें जो है ना वो हल्फ बर्दारी की तकरीर के दौरान कुरान पढ़ा जाता है और कुरान की कुछ आयत का तर्जुमा पढ़ा जा रहा है। ठीक है, और फिर जो लोग हल्फ लेने के लिए बैठे हैं ना उनके चेहरे देखिएगा। मुसलमानों, यकीनन अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें उनके हकदारों तक पहुंचाओ
और जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। यकीन जानो अल्लाह तुमको जिस बात की नसीहत करता है वो बहुत अच्छी है। बेशक अल्लाह हर बात को सुनता और हर चीज़ को देखता है। ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की भी इताअत करो, और तुम में से जो लोग साहिब इख्तियार हों उनकी भी। फिर अगर तुम्हारे दरमियान किसी चीज़ में इख्तिलाफ हो जाए तो अगर वाकई तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो तो उसे अल्लाह और रसूल के हवाले कर दो। यही तरीक़ा बेहतरीन है और इसका अंजाम भी सबसे बेहतर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।